नमस्कार साथियों, आज मैं एक बार फिर आप सबके समक्ष अपने YouTube चैनल जीएस विद प्रियांक को लेकर के ऑनलाइन उपस्थित हूं। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अगली बार मैं पाषाण काल यानी कि स्टोन एज के बारे में आप सभी से चर्चा करूंगा। तो अपने वादे के अनुरूप एक बार मैं फिर स्टोन एज यानी पाषाण काल को लेकर के आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। और जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम स्टोन एज यानी पाषाण काल के नाम से जानते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी वह पीरियड जो हिस्ट्री से पहले का है, और इसका मतलब हुआ कि उस काल में जब आदि मानव पत्थरों का प्रयोग औजार के रूप में किया करता था, उसी काल को हम पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। और आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो में मैंने केवल पूरा पाषाण काल की ही चर्चा की है, यानी हियर आई हैव डिस्कस्ड ओनली अबाउट द पैलियोलिथिक एज। और मैं अपने अगले वीडियो में स्टोन एज से संबंधित जो दो अन्य काल हैं, मेसोलिथिक पीरियड डेट इज़ मध्य पाषाण युग और न्यूलिथिक पीरियड डेट इज़ नव पाषाण युग, उन दोनों को मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगा। आज जो है केवल पूरा पाषाण काल की चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसकी जानकारी लेते हैं कि जो पैलियोलिथिक शब्द है, जो टर्म है, उसे किसने क्वाइन किया था, यह शब्द किसने दिया था। तो दरअसल जॉन लुबॉक थे जिन्होंने 1865 में इस ग्रीक वर्ड पैलियोलिथिक को जो है क्वाइन किया था। सबसे पहले इस शब्द को उन्होंने पेश किया था। पैलियो का मतलब ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में ओल्ड होता है, पुराना, और लिथिक का मतलब स्टोन होता है, इसीलिए ये पूरा पाषाण काल कहा गया। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पैलियोलिथिक एज का जो टोटल पीरियड है, ये इतिहास में सबसे लंबा है। 25 लाख वर्ष पहले से लेकर के और 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को जो है हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इस कालखंड को साथियों 3 छोटे छोटे वर्गों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम निम्न पैलियोलिथिक एज यानी लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण काल जो मिडिल पैलियोलिथिक एज, और उच्च पूरा पाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इन तीनों के अलग अलग कालखंड हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि जो निम्न पूरा पाषाण काल है, लोअर पैलियोलिथिक एज है, उसका कालखंड जो है सबसे लंबा यानी 2.5 मिलियन ईयर से लेकर के 50,000 BC तक का काल है। और उसके बाद हम मध्य पाषाण युग के पीरियड को जब देखेंगे तो हम क्या पाते हैं कि यह मात्र 10,000 वर्षों का ही काल है। संक्रमण काल है इन दोनों के बीच में, निम्न और उच्च जो पूरा पाषाण काल है उसके बीच में यह मध्य पाषाण काल के रूप में ठहरता है, जो कि 50,000 BC से 40,000 BC तक का पीरियड है। और उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल जो कि 40,000 BC से 10,000 BC तक, यानी 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का काल है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें जो चीज़ें कॉमन हैं इन तीनों काल में, उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो एक महत्वपूर्ण बात वह है कि इस पूरे काल में यानी पूरे पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में इन तीनों चरणों में जो आदि मानव था, जो प्रिमिटिव मैन था, वह खाद्य संग्राहक यानी फूड गैदरर और शिकारी आखेटक यानी कि हंटर था। यानी इस पूरा पाषाण काल में पैलियोलिथिक एज में न पशुपालन से आदि मानव को कोई मतलब था और कृषि की तो उसे कोई जानकारी ही तब नहीं थी। वो जहाँ तहाँ से अपने लिए अनाज जो था, खाद्यान्न, वो इकट्ठा करके खाता था और छोटे छोटे जानवरों, पक्षियों को मार करके जो है वो हंटिंग करके वो अपना जीवन यापन करता था। ये इस तीनों काल के लिए कॉमन है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वो मैं बताऊंगा कि बहुत सारे रेसेज हैं हम मानवों के, तो उसमें जो है जो सबसे जो प्राचीन है
और जो प्रिमिटिव मेन जो हमारे थे वो इस निग्रिटो प्रजाति से यानी निग्रिटो रेस से आते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रिमिटिव मेन थे वो किस रेस से थे, तो वे देवे फ्रॉम निग्रिटो रेस, इसको ध्यान देंगे। उसके बाद अगला नाम आपको यहाँ दिख रहा होगा रॉबर्ट ब्रूस फुट का। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो हैं उनको फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है, यानी कि भारतीय प्राग इतिहास के पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो भाई आखिर रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही भारतीय प्राग इतिहास यानी इंडियन प्री हिस्ट्री का फादर क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया साथियों क्योंकि इन्होंने 1863 यानी 1863 में तमिलनाडु के पलवरम में पहली बार हस्त कुल्हाड़ी की खोज की थी। यानी द फर्स्ट पैलोलिथिक टूल हैंड एक्स वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूस फुट एट पलवरम इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन 1863। यही कारण है कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है। इसके बाद भी इन्होंने दक्षिण भारत में बहुत सारे पूरा पाषाण काल के टूल्स उपकरणों की जो है खोज की है, तो इन्हें आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में ये पूछ दिया जाता है। उसके बाद साथियों अब हम क्रम से एक एक करके इनकी तुलना करते चले जाएंगे कि जो पूरा पाषाण काल है, पैलोलिथिक एज है, जिसको कि हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, आखिर क्या बेसिस हैं, किन आधारों पर हमने इन्हें 3 अलग अलग चरणों में विभाजित किया है। तो साथियों जैसा कि जो आदि मानव था यानी कि जो प्रिमिटिव मेन था, हम सभी के जो पूर्वज थे वह कपि थे यानी एप थे। कई बार हम इस गलतफहमी में रहते हैं कि जो मनुष्यों के पूर्वज थे वो बंदर थे। मनुष्यों के पूर्वज बंदर यानी मंकीज नहीं थे, बल्कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो एप्स थे। अब जो एप होते हैं वो क्या होते हैं? तो आपने चिंपैंजी का नाम सुन रखा होगा, गोरिल्ला, गिब्बन, ओरंग उटान, जो वनमानुष ये सब हैं, ये सब जो है एप्स यानी कपि के अंतर्गत आते हैं, न कि मंकीज यानी बंदरों के अंतर्गत। और कपि ही जो थे हमारे पूर्वज थे, जैसे कि चिंपैंजी। और चिंपैंजी से फिर हम आगे देखेंगे कि धीरे धीरे आदि मानव जो इसमें डेवलप करता चला गया, और फिर हम अनेक नाम देखेंगे, एस्ट्रोपिथेकस, रामापिथेकस, ये सब करते हुए हम आते हैं होमो इरेक्टस पे। निम्न पूरा पाषाण काल यानी कि लोअर पैलोलिथिक एज में हम होमो इरेक्टस को देखेंगे। वह आदि मानव जो अपने पैरों के बल पर सीधा खड़ा हो सकता था। होमो इरेक्टस ही वह पहला आदि मानव था जिसने विधिवत रूप से जो है स्टोन टूल्स को बनाना सीखा था। कुछ इतिहासकार यह जो है बताते हैं कि जो एस्ट्रोपिथेकस थे उन्होंने टूल्स बनाना शुरू किया था, स्टोन टूल्स, लेकिन विधिवत रूप से अगर किसी आदि मानव ने स्टोन टूल्स बनाना शुरू किया था, पत्थरों के उपकरणों को, तो वह जो थे वो होमो इरेक्टस थे, जो सीधे खड़े हो सकते थे, अपने पैरों पर इरेक्ट हो सकते थे, इसीलिए इन्हें होमो इरेक्टस कहा गया। तो इस काल में जो प्रमुख जो हमारी स्पीसीज है जो ह्यूमन की, वो होमो इरेक्टस है। उसके बाद हम मध्य यानी मिडिल पैलोलिथिक एज में क्या देखेंगे कि निएंडरथल का नाम प्रमुखता से उभरता है। और इस काल में निएंडरथल, जिसका वैसे शाब्दिक अर्थ तो मंदबुद्धि मानव होता है, लेकिन सच्चाई यही है कि निएंडरथल दिमाग में होमो इरेक्टस से कहीं ज़्यादा तेज था। कारण उसने कई ऐसे चेंजेस लाए जिसके कारण यह निम्न पूरा पाषाण काल जो है वो मध्य पूरा पाषाण काल में चेंज हो जाता है, उस संक्रमण से गुजरता है। और उसके बाद तीसरे काल में यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल में अपर पैलोलिथिक एज में हम होमो सैपियंस को देखेंगे। होमो का मतलब ह्यूमन और सैपियंस का मतलब वाइज यानी बुद्धिमान। यानी वह युग आ गया था 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व में, जब हम बुद्धिमान मानव को देखते हैं, यानी आज का मानव, बुद्धिमान मानव, यानी उनकी उत्पत्ति जो है बुद्धिमान मानव की, वह किसी भी स्थिति में 40,000 ईसा पूर्व से पहले की नहीं है साथियों। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि होमो इरेक्टस से ज़्यादा बुद्धिमान निएंडरथल और निएंडरथल से ज़्यादा बुद्धिमान, कहीं ज़्यादा बुद्धिमान होमो सैपियंस थे, क्योंकि इनके ब्रेन का साइज जो है वो बढ़ता चला गया, सोचने समझने की क्षमता विकसित होती चली गई। और यही कारण है कि धीरे धीरे जो आदि मानव वो सभ्यता की ओर अग्रसर होता चला गया और अपने आप को बदलते हुए वातावरण, चेंजिंग क्लाइमेट के साथ साथ वो एडजस्ट करना, अडेप्ट करना सीख गया।
हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे लोअर पैलियोलिथिक एज में कि पहली बार डिस्कवरी ऑफ फायर हो जाती है, यानी आग की खोज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। आग की खोज तो यहाँ हो जाती है, जैसे जंगलों में हम देखते हैं कि आग लग जाती है अपने आप, पेड़ों के टकराने से। सघन जंगल जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि पेड़ों के आपसी फ्रिक्शन से जो है वहाँ पर रगड़ से अग्नि पैदा हो जाती है, तो आग की खोज हो गई। चकमक पत्थरों के उपयोग से भी आपस में रगड़ने से जो है फ्रिक्शन होता है और अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाती है। तो आग की खोज तो हो गई थी होमो इरेक्टस के टाइम में, लेकिन वो उसको कंट्रोल करना नहीं सीख पाए थे। कुछ हद तक निएंडरथल ने फायर को कंट्रोल करना सीखा, कुछ ही हद तक। ये शुरुआती अवस्था थी, आग का शुरुआती प्रयोग हुआ था। और ये क्या करते होंगे, इस काल में भी आग का शुरुआती प्रयोग ही रहा था, जैसे कि अग्नि का प्रयोग प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड एनिमल्स से, जंगली जानवरों से, या फिर उस काल में जो है ये प्लीस्टोसिन युग था और इस युग में जो है ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ती थी, तो उसमें अग्नि जो है, फायर जो है वो थोड़ा हीट को जो है बढ़ा दिया करते हुए गर्मी को, जिसके कारण इंसान को जो है थोड़ा सुकून मिल जाता होगा। लेकिन इससे ज़्यादा वो अभी आग का उपयोग करना नहीं सीखा था साथियों। और उसके बाद हम अगला अब क्या देखते हैं कि वापस जब हम लोअर पैलियोलिथिक एज में यानी निम्न पुरापाषाण काल में आते हैं, तो इस समय हम उपकरणों का प्रयोग देखेंगे, जो स्टोन टूल्स हैं, कि कैसे ह्यूमन बीइंग जो प्रिमिटिव मैन था वो टूल्स उसके चेंज होते गए, स्टोन टूल्स सोफिस्टिकेटेड होते गए, और उसी आधार पर हम देखेंगे कि ये पीरियड्स भी जो है वो चेंज होते चले गए। आइए हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर निम्न पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट, जो सख्त चट्टान होते हैं, सख्त पत्थर होते हैं, क्वार्टजाइट उन्हें कहते हैं, उनके बने हुए हस्त कुल्हाड़ी, खंडक जिसे गंडासा भी कहते हैं, और विदारनी मिले हैं। यानी कि हैंड एक्सेस, चॉपर्स एंड क्लीवर्स मेड ऑफ क्वार्टजाइट, ये सारे जो हैं कब के स्टोन टूल्स हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज के। जो हस्त कुल्हाड़ी होता है वो एक पत्थर होता है, एक साइड से हाथ में पकड़ा जाता है उसको, और दूसरी टाइप से जो है उसका धारदार सिरा जो है वो तैयार किया जाता है, उसे हम हस्त कुल्हाड़ी कहते हैं, जिसको सबसे पहले 1863 में तमिलनाडु के पलवरम में रॉबर्ट ब्रूसफुट साहब ने खोजा था। खंडक यानी गंडासा, उसका एक साइड जो है वो धारदार होता है, और विदारनी यानी कि क्लीवर्स, उसका एक सिरा जो है वो नुकीला होता है। तो ये सारे जो हैं औजार जो हैं वो क्वार्टजाइट के बने हुए थे, इसीलिए कभी कभी इस काल के मानव को हम क्वार्टजाइट मेन भी या क्वार्टजाइट मानव भी कह देते हैं। तो साथियों इसको ध्यान रखिएगा। अब अगले चरण के जो संक्रमण काल है यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज, इसमें निएंडरथल मानव ने क्या किया कि उसने क्वार्टजाइट के साथ साथ जैस्पर और चर्ट, जो सिलिकेट की चट्टानें होती हैं, उनका भी प्रयोग करना सीख लिया, और उनसे भी उसने स्टोन टूल्स बनाने शुरू कर दिए। तो आप देखेंगे कि यूज ऑफ जैस्पर एंड चर्ट स्टोन्स अलॉन्ग विथ क्वार्टजाइट आल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसमें हम क्या देखते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों इस संक्रमण काल में, कि इसे हम फलक संस्कृति भी बोलते हैं या फ्लेक कल्चर। क्यों कहते हैं? इन पत्थरों की पपड़ियों से बने फलक की बहुलता के कारण इस काल को फलक संस्कृति का काल भी कहा जाता है। यानी दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन फॉर फ्लेक कल्चर ड्यू टू एबंडेंस ऑफ फ्लेक्स मेड ऑफ आउटर लेयर्स ऑफ स्टोन्स। जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर की जो लेयर है, परत है, उसको आदि मानव यानी जो निएंडरथल था वो उतार लिया करता था। उसके छोटे छोटे पीसेस से नुकीले जो हैं औजार बनाया करता था, जिन्हें कि हम फ्लेक या फलक कहते हैं। यही कारण है कि इस काल को फ्लेक कल्चर या फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। यही वह काल था जब आदि मानव ने यानी निएंडरथल ने जो है स्क्रैपर्स यानी खुरचने का भी जो है औजार बना लिया था। और तो ये सभी जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फलक संस्कृति है, फ्लेक कल्चर, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं उच्च पुरापाषाण काल में, अपर पैलियोलिथिक एज में। हम वहाँ क्या देखते हैं कि बुद्धिमान मानव ने अब इन पत्थरों के साथ यानी क्वार्टजाइट, जैस्पर और चर्ट के अलावा अब हड्डियों से भी बने उपकरण बनाना सीख लिया था, यानी टूल्स मेड ऑफ बोन्स अलॉन्ग विथ स्टोन्स। ओके, तो ये जो है इस पीरियड में अब बोन से भी बने हुए टूल्स जो हैं वो पाए जाने लगे विभिन्न स्थलों पर।
उसके अलावा साथियों इसका एक महत्वपूर्ण जो है फैक्ट है अपर पैलियोलिथिक एज का, कि मानव जो है अब रॉक शेल्टर्स में रहने लगा था। ये इसका मतलब कि ये जो शुरू के जो काल हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज और ये मिडिल पैलियोलिथिक एज, इन दोनों काल में जो है मानव यहाँ से वहाँ जो है वांडर क्या करता था, छोटे छोटे समूहों में शिकार की तलाश में, तो कभी अनाज इकट्ठा करने के लिए। लेकिन ये अपर पैलियोलिथिक एज यानी उच्च पूरा पाषाण काल आते आते मानव जो है वह नदियों के किनारे रॉक शेल्टर्स में यानी शैल वाले आश्रय में यानी गुफाओं में आकर के रहने लगा। और यही दोस्तों हम देखते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, जो कि भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है, एक जगह भीमबेटका, वहाँ की गुफाओं में हम पहली बार आरंभिक मानव चित्रकारी के साक्ष्य देखते हैं, यानी अर्लीस्ट केव पेंटिंग्स इन भीमबेटका मध्य प्रदेश। और ये भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। 10 किलोमीटर के रेंज में जो है 750 से अधिक गुफाएं, 750 प्लस केव्स जो हैं वो हम भीमबेटका में 10 किलोमीटर के रेंज में देखते हैं, जहाँ की मानव चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं पूरे दुनिया में अर्लीस्ट। तो ये भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अपर पैलियोलिथिक एज में ही हम एक और इम्पॉर्टेंट स्थान है महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में पाटने नामक स्थान, पाटने नामक जो साइट है वहाँ से ऑस्ट्रिच के अंडे मिले हैं, जो कि 25,000 BC के हैं, यानी 25,000 ईसा पूर्व के। ऑस्ट्रिच के अंडे जो हैं भीमबेटका से भी मिले हैं, तो कई अन्य स्थानों से भी मिले हैं। लेकिन मैंने क्या देखा है कि एग्जाम्स में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स में पाटने जो है वो एक आंसर होता है। तो मैंने जानबूझकर के यहाँ फोकस किया है, क्योंकि एग्जाम में जब भी ऑप्शन आता है कि ऑस्ट्रिच के अंडे कहाँ पाए गए, तो वो कोल्हापुर का पाटने है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। इस समय जो ये बुद्धिमान मानव था वो ऑस्ट्रिच के अंडे से बीड्स यानी मनकों की जो है माला बना लिया करता था, तो उसको आप ध्यान रखेंगे, पटने को और भीमबेटका को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों। फ्लक संस्कृति या फ्लेक कल्चर जो है ये मध्य पूरा पाषाण युग के लिए याद रखेंगे। और ये क्वार्टजाइट के बने हुए तमाम औजार जो है यहाँ आए हैं, इसलिए निम्न पूरा पाषाण काल के प्रिमिटिव मेन को जो है क्वार्टजाइट मेन भी कहा जाता था। और एक और चीज़ जो लोअर पैलियोलिथिक एज में मैं बता दूं आपको कि महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में बोरी नामक एक छोटी सी जगह है, वहाँ पर आज से 14 लाख वर्ष पूर्व के जो है मानव निर्मित उपकरण मिले हैं, यानी मैन मेड टूल्स मिले हैं, जो कि 14 लाख साल पुराने हैं। तो आप इसको ध्यान देंगे कि यहाँ पर मानव निर्मित उपकरण मैन मेड टूल्स मिले हैं, न कि मानव का कोई शरीर का कोई अवशेष मिला है, मानव निर्मित टूल्स मिले हैं यहाँ से महाराष्ट्र के बोरी में। इसको ध्यान में रखेंगे, एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। यानी ह्यूमन टूल्स एट बोरी इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र अबाउट 1.4 मिलियन ईयर्स अगो हैव बीन फाउंड। ठीक है, तो 1.4 मिलियन ईयर्स अगो के ह्यूमन टूल्स जो हैं वो महाराष्ट्र के बोरी से मिले हैं। इस फैक्ट को याद रखेंगे साथियों, ये एग्जाम में आपके काम आ सकता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो वेरियस इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इन तीनों पीरियड्स के, हम एक एक करके उन पर ध्यान दे देते हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो ये भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, जो गुफा है जहाँ पर सैकड़ों गुफाएं हैं, 750 से ऊपर गुफाएं हैं, ये गुफाएं जो हैं भीमबेटका की गुफाओं से हमें निम्न मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल के औजार जो हैं कंटिन्यूसली हमें मिले हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो मिर्ज़ापुर है वहाँ एक बेलन नदी घाटी है, बेलन रिवर वैली, वहाँ से भी हमें इन तीनों काल के जो है अवशेष वहाँ हमें मिलते हैं। अब हम एक एक करके इनके इम्पॉर्टेंट जो है साइट्स को उन पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। आप देखेंगे कि मैंने लिखा है सोहन घाटी, पाक यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान में सोहन घाटी है, यानी सोहन नदी के नाम पर घाटी है, सोहन वैली। और जो सोहन रिवर है वो हमारी सिंधु नदी यानी इंडस रिवर की सब्सिडरी है, यानी सहायक नदी है। तो यहाँ पर जो है इस इरा से संबंधित टूल्स मिले हैं। उसके बाद यूपी के बेलन घाटी यानी मिर्ज़ापुर में जो बेलन घाटी है, ये जो बेलन नदी है, बेलन रिवर है, ये टोंस रिवर की सब्सिडरी है। और जो टोंस रिवर हिंदी में उसे तमस नदी भी बोलते हैं, वो गंगा की सहायक नदी है। तो बेलन नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से निकलती है और फिर जो है ये टोंस नदी में जो है ये मिल जाती है। तो यहाँ बेलन नदी घाटी से भी इन तीनों काल के जो है हमें औजार जो है वो मिलते हैं।
उसके बाद कश्मीर का ये लिद्दर नदी घाटी, लिद्दर रिवर वैली, लिद्दर रिवर जो है वो झेलम रिवर की जो है सब्सिडरी है, सहायक नदी है, वहाँ से भी हमें इस काल के अवशेष मिले हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी में जो है मध्य प्रदेश के, वहाँ पर हम मध्य प्रदेश में एक सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक जगह है हथनोरा। हथनोरा में पहली बार अरुण सांकलिया जी ने सबसे पहले ह्यूमन स्कल को खोजा था, जो कि इसी पीरियड से जो है संबंधित है। माना जाता है कि जो मानव स्कल, ह्यूमन स्कल के जो फर्स्ट एविडेंस जो मिले हैं वो होमो इरेक्टस के थे और वो हथनोरा में मिले हैं लाखों साल पहले के। तो एक चीज़ कंफर्म हो जाइएगा कि महाराष्ट्र के बोरी में हमें 14 लाख साल पुराने ह्यूमन मेड टूल्स मिले हैं, जबकि हथनोरा से हमें मानव शरीर के अवशेष यानी खोपड़ी मिली है, ये स्कल का जो ये पोर्शन होता है ये मिला है। इसके अलावा तमिलनाडु के अतिरम पक्कम से भी हमें मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। तो साउथ एशिया में सबसे पहले मानव खोपड़ी के फर्स्ट एविडेंस जो है वो हथनोरा मध्य प्रदेश से मिला है, इसे आप याद रखेंगे। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से भी जो है कई साइट्स मिले हैं इस काल के। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो महाराष्ट्र में एक अहमदनगर जिला है, उसका जो निवासा है वो इस मिडिल पैलेलिथिक एज का सबसे इम्पॉर्टेंट साइट्स है, क्योंकि उस काल के टूल्स यहाँ से मिले हैं। ये जो जॉस्पेर, चर्ट और क्वार्जाइट के चट्टानों से बने औजार यहाँ से बहुत सारे मिले हैं। फिर राजस्थान के नगौर जिले में डिडवाना है, वहाँ से भी इस काल के उपकरण मिले हैं। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी के मिर्ज़ापुर से तो मिले ही मिले, मैं पहले बता चुका हूँ। फिर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बैकुंठ से भी हमें इस पीरियड के जो है उपकरण टूल्स मिले हैं। उसके बाद हम आगे यहाँ पर आते हैं दोस्तों, तो मैं यहाँ बता चुका हूँ तमाम चीज़ें, लेकिन अंत में आंध्र प्रदेश का रेणुगुंटा, रांची, झारखंड का जो है छोटा नागपुर पठार और फिर से उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर के बेलन नदी घाटी जो है वो सभी जो हैं अपर पैलेलिथिक पीरियड के जो है इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। और इस लास्ट में मैंने इस कॉर्नर में आपको बताया है कि धीरे धीरे वातावरण में आर्द्रता जो है वो कम होती जा रही थी, यानी कि क्लाइमेट वाज बिकमिंग लेस ह्यूमिड एज टाइम वॉज पासिंग ऑन। तो धीरे धीरे ह्यूमिडिटी जो है वो कम होती जा रही थी और उसी के हिसाब से मनुष्य जो है अपने उपकरणों में प्रिमिटिव मेन जो है वो चेंजेस लाते जा रहा था, उसका ब्रेन भी विकसित हो जाता जा रहा था दोस्तों। यानी देखिए कितनी कठिनाई से हमारे आदि मानव ने जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। तो आज हम लोग कोरोना महामारी के इस दौर में जो है तनिक में ही परेशान हो गए हैं कि पता नहीं मानव जीवन का क्या होगा। अरे जब हमने इस जीवन को पार कर लिया और यहाँ होते हुए आगे होते हुए जो हिस्टोरिक पीरियड में और इस आधुनिक काल में आ गए हैं, तो जब हमारे पूर्वजों ने इस कष्टदायक पीरियड को झेल लिया तो आज तो हम काफ़ी सक्षम हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस महामारी के युग को भी आसानी से पार कर ले जाएंगे। तो साथियों आज के लिए कुमार प्रियांक को जो है विदा कहने का मतलब समय आ गया है यहाँ से ऑनलाइन क्लास से, और मैं जल्द ही आपको अपने अगले जो वीडियोज है स्टोन एज से संबंधित, जो कि मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल और न्यूलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल से संबंधित वीडियो होगा, वो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ इस बहुमूल्य जानकारी के लिए जो है आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। और अगर आपको लगे कि कुछ कमियां रह गई हैं तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके मुझे मेरी कमियां बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी परिपूर्ण तो नहीं होता है। मैं भी धीरे धीरे अपने अंदर सुधार लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं साथियों। तो आज के लिए इतना ही, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जय हिंद, जय भारत।